हर हर महादेव। दोस्तों हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होती है। दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट से सबसे पहले हम काठमांडू के लिए उड़ान भरते हैं। हमें काठमांडू पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। काठमांडू पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर ही हमें भगवान बुद्ध के दर्शन होते हैं। एयरपोर्ट पर ही भगवान बुद्ध की एक बहुत सुंदर प्रतिमा विराजमान है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमारी बस हमें होटल में ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। यहाँ से हमें होटल पहुँचने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगा। दोस्तों ये था हमारा होटल क्रिस्टल पशुपति। शाम को हमें सबको ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि इस ब्रीफिंग में ही हमें बताया गया है कि आने वाली यात्रा में हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये ब्रीफिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। साथ में हमें ये भी बताया गया कि अगले दिन हमें नेपाल के काठमांडू के बहुत से मंदिरों के दर्शन भी कराए जाएंगे। अगले दिन सुबह सबसे पहले हम भगवान शिव के मंदिर पशुपतिनाथ गए। काठमांडू का सुप्रसिद्ध मंदिर है भगवान पशुपतिनाथ। ये है भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर। इसके बाद भोलेनाथ के एक और मंदिर डोलेश्वर महादेव भी हमें लेकर गया। ये मंदिर काठमांडू से लगभग 20 किलोमीटर की दूर भक्तापुर में है। दोस्तों ऐसी मान्यता है पंच केदार की यात्रा तभी पूरी होती है जब इस मंदिर के दर्शन हम कर लेते हैं। इस मंदिर में भगवान का मुख है जिसके हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसे केदारनाथ में पीठ के दर्शन होते हैं, ऐसे ही डोलेश्वर महादेव में भगवान के मुख के दर्शन होते हैं। ये हैं बाबा डोलेश्वर महादेव। इसके बाद हम जाते हैं मनकामना मंदिर। यह मंदिर काठमांडू से लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी पर है। एक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ हमें रोपवे लेना पड़ेगा। ये है मनकामना मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है ये भी। दोस्तों यहाँ आज भी बलि प्रथा प्रचलित है। जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ पर बलि देते हैं। इसके बाद हम गए बूढ़ा नीलकंठ। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर हमारे भारत में नीलकंठ के नाम से महादेव का मंदिर प्रचलित है, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान हैं शेषनाग की शैया पर। अगले दिन हम एक और माता के मंदिर माता दक्षिण काली मंदिर गए। ये मंदिर भी काठमांडू से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको टूर ऑपरेटर नहीं लेके जाते, यहाँ आप अपनी प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है। जब भी आप काठमांडू जाएं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन करने भी अवश्य जाएं। मंदिरों के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हमें अपनी बस से नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर जाना है, जिसका नाम है तिमोरे। वहीं से हमें नेपाल को छोड़कर तिब्बत में प्रवेश करना है। नेपाल से बॉर्डर तक जाने के लिए हमें लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। रास्ते में बहुत सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। हिमालय पर्वत, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां नज़र आएंगी। बहुत सुंदर नज़ारे हैं नेपाल में। कई जगह तो ऐसे आ जाता है कि आपको बादलों के बीच में से होकर जाना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, यही एक ऐसी जगह थी रास्ते में जब आई थी। सारे में बादल थे और बादलों के बीच में से हमारी बस को जाना पड़ेगा। ये देखिए बादल किस तरह से यहाँ पर उड़ रहे हैं।
थोड़ी देर के लिए हमने भी यहाँ रुककर फ़ोटो खिंचवाई है। दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें एक और मंदिर पहुँचे। यहाँ पर एक और मंदिर था भगवान बुद्ध का, ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित था। देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए हम इसलिए गए ताकि हमें आगे आने वाली यात्रा में ट्रैकिंग का थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि हमें आगे किस तरह की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। बहुत सुंदर मंदिर था ये भी। उसी रात कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों जिसकी हमने किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। रात को चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिस कारण से नेपाल और चाइना में जो पुल बनाया गया है जिससे हमें बॉर्डर क्रॉस करना था, वो पुल टूट जाता है और हमारी यात्रा यहाँ से कैंसिल हो जाती है। हम सभी बहुत उदास हो जाते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना पानी आ रहा था। ये सुबह की वीडियो है, जबकि पानी रात को आया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब पुल ही टूट गया तो कितना ज़्यादा पानी आया होगा। हम सभी उदास मन से वापस काठमांडू की तरफ चल देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, आपके बच्चे, हमें अपने दर्शन दीजिए। हम अपने टूर ऑपरेटर से कहीं दूसरे बॉर्डर से ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा रुपए उसको देने होंगे, क्योंकि हमारा जो पैकेज था वो इस रूट से था, जबकि दूसरे रूट से जो पैकेज है वो थोड़ा इससे कॉस्टली था। क्योंकि यहाँ से हम काठमांडू जाएंगे, काठमांडू से वापस नेपालगंज, नेपालगंज से सिमिकोट और सिमिकोट से हिल्सा। दोस्तों ये वो वाला रूट है जो रूट लखनऊ से जाता है। जिन लोगों की यात्रा लखनऊ से शुरू होती है कैलाश मानसरोवर की, वो नेपालगंज से ही यात्रा करते हैं। काठमांडू पहुंचने के बाद हमें यहाँ से अगली फ़्लाइट लेनी है नेपालगंज की। नेपालगंज पहुंचने के लिए हमें लगभग 40 से 50 मिनट लगते हैं काठमांडू से नेपालगंज के लिए। नेपालगंज जाने के लिए दोस्तों बुद्धा एयर का हमारा एरोप्लेन तैयार था। हम सभी इसमें बैठ गए और नेपालगंज के लिए रवाना हुए। बहुत सुंदर पर्वत चोटियां हिमालय की नज़र आ रही थी, यहाँ से भी बर्फ़ से ढकी हुई। चालीस से 50 मिनट के बाद दोस्तों हम नेपालगंज पहुंच जाते हैं। यहाँ से हमें अगला हेलीकॉप्टर या प्लेन जो भी मिलेगा, यहाँ से हम आगे सिमिकोट के लिए रवाना होंगे। ये देखिए दोस्तों, एक चार्टर्ड प्लेन मिलता है यहाँ से सिमिकोट के लिए। सिमिकोट एक बहुत छोटा सा गांव है, क्योंकि जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा चलती है तभी वो एयरपोर्ट खोला जाता है। ये चार्टर्ड प्लेन है दोस्तों। इस प्लेन में बैठने के लिए 14 से 15 आदमियों के लिए ही सीट होती है, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है और बहुत ऊंचाई पर स्थित है सिमिकोट का एयरपोर्ट, इसलिए वहाँ पर चार्टर्ड प्लेन ही जाते हैं। ये देखिए दोस्तों चार्टर्ड प्लेन का अंदर का नज़ारा। बहुत छोटा सा प्लेन है।
सिमिकोट पहुंचने में लगभग हमें आधा घंटा लगा है। यहाँ से अगला हमें हेलीकॉप्टर लेना है हिल्सा के लिए, लेकिन दोस्तों मौसम ख़राब होने की वजह से उस दिन हम हिल्सा नहीं जा पाए और हमें एक नाइट स्टे सिमिकोट में ही लेना पड़ा। सिमिकोट एक बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ पर मुश्किल से 1 या 2 ही हैं होटल भी, जो कि सारे लकड़ी के बनाए गए हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह के होटल हैं ये। दोस्तों पूरी यात्रा में कहीं भी आप बहुत अच्छी सुविधा की उम्मीद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये यात्रा ही बहुत कठिन यात्रा है और ये सुविधा मिल रही है यही बहुत है। अगले दिन सुबह मौसम साफ होने के बाद हमारा हेलीकॉप्टर हमें हिल्सा ले जाने के लिए तैयार था। हिल्सा पहुंचने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगा। दोस्तों हिल्सा में हमें उतारने के बाद हेलीकॉप्टर वापस सिमिकोट के लिए रवाना हो जाता है और यहीं हमें हिल्सा में सभी सदस्यों को इकट्ठा होना था, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हमें बॉर्डर क्रॉस करना है। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सभी को एक साथ जाना पड़ेगा। दोस्तों हिल्सा में और इंडिया के टाइम में लगभग 2.5 घंटे का फ़र्क आ जाता है, जबकि इंडिया और नेपाल में 15 मिनट का फ़र्क है। लेकिन क्योंकि हिल्सा चाइना से लगता हुआ है और इंडिया और चाइना में लगभग 2.5 घंटे का फ़र्क है, तो यहाँ आके जब हमने अपने टाइम देखा तो हम इंडिया के टाइम से लगभग 2.5 घंटे आगे हो चुके थे। हिल्सा बहुत सुंदर जगह है, आप देख ही रहे हैं इसकी खूबसूरती। यहाँ से दोस्तों जब हम चाइना इमिग्रेशन सेंटर जाएंगे, जहाँ से हमें बॉर्डर क्रॉस करना होगा, वहाँ पर ख़ास तौर पे आपके मोबाइल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो चाइना के अगेंस्ट हो। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद चाइना के अंदर हम दोस्तों प्रवेश कर जाते हैं। वैसे तो दोस्तों ये एरिया तिब्बत का है, लेकिन क्योंकि तिब्बत भी चाइना के अधीन है तो इसीलिए अभी इसको भी चाइना ही बोला जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद हमें होटल लेके जाया जाता है, जहाँ हमें 1 रात स्टे करना है। अगले दिन हमारी मानसरोवर की यात्रा शुरू हो जाती है। दोस्तों अगले दिन हम जैसे यात्रा शुरू करते हैं, हमें दूर दूर तक बिल्कुल खाली वीरान दिखाई देता है। सिर्फ पहाड़ के अलावा कोई रिहाइश इलाका नहीं है। चारों तरफ सिर्फ हिमालय की चोटियां हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें बस से ही कैलाशपति के दर्शन होते हैं। दोस्तों जो इच्छा हमारी थी, जिस काम के लिए हम आए थे, भोलेनाथ ने हमें दर्शन दिए। नहीं तो आप देख ही रहे हैं पहले कितना फ्लड आया था। हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद हमें इस साल यात्रा करें। सामने आप देख रहे हैं कैलाश पर्वत, और ये जो आप नीचे झील देख रहे हैं ये राक्षस ताल है, ये मानसरोवर झील नहीं है। थोड़ी दूर जाने के बाद बस वाले ने एक जगह रोक दी थी। अब यहाँ से देखिए कैलाश पर्वत कितना साफ नजर आ रहा है। भोलेनाथ के दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ दोस्तों। नीचे आप राक्षस ताल जो देख रहे हैं, इसकी कहानी ये है, ये देखिए ये जो 3 पर्वत नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर रावण और उनके भाई कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों ने बैठकर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान के रूप में ये राक्षस ताल दिया था।
ऐसा कहा जाता है कि रावण जब मानसरोवर में स्नान करने के लिए गए थे तो देवताओं ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया था। तब उन्होंने भगवान शिव से तपस्या में ये राक्षस ताल मांगा था। दोस्तों, राक्षस ताल का जल कोई नहीं लेके आता। सभी जितने भी लोग जाते हैं वो मानसरोवर का जल ही लेकर आते हैं। इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी राक्षस ताल का जल जो खारा है, जबकि मानसरोवर का जल बहुत मीठा है। कई किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों राक्षस ताल भी। दोस्तों, कुछ दूर आगे चलने के बाद कैलाश पर्वत तो हमारे साथ साथ ही नज़र आता है गाड़ी में चलते हुए, लेकिन उसके बाद हमें दर्शन होते हैं मानसरोवर झील के। ये देखिए दोस्तों, ये है मानसरोवर झील, जिसके नाम से हम प्रसिद्ध है। कैलाश मानसरोवर दोनों मिलके ही नाम लिया जाता है कैलाश मानसरोवर का। कुछ दूर चलने के बाद कैलाश मानसरोवर हमारे साथ साथ ही नज़र आते हैं। अब हम दोस्तों इंतज़ार कर रहे थे कि कब मानसरोवर झील के पास हमारी बस रुके और हमें मानसरोवर झील में स्नान करने का मौका मिले। लेकिन दोस्तों, हमें हमारे टूर ऑपरेटर ने बताया है कि चाइना गवर्नमेंट ने मानसरोवर झील में स्नान करने पर पाबंदी लगा रखी है। इसलिए दोस्तों, जब हमारी बस एक साइड रुकती है तो हम सभी ने मानसरोवर में से जल लेते हैं और हाथ मुंह तो धो ही लेते हैं। मानसरोवर का जल बिल्कुल साफ़ है दोस्तों, आप देख रहे हैं नीचे पत्थर भी दूर से ही चमकते हैं। मानसरोवर का जल एकदम मीठा है। दोस्तों, वैसे तो इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर लहरें नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि लहरें तो समुद्र में उठती हैं। लेकिन ये देखिए किस तरीके से मानसरोवर लेक में भी लहरें आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ दूर जाने के बाद हमें एक होटल में ठहराया जाता है और हमारे होटल के ठीक सामने मानसरोवर और कैलाश पर्वत के हमें दर्शन होते रहते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा था दोस्तों ये भी। यहीं पर हमने इसी होटल में बैठ के हवन किया था। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं जहाँ से हमें हमारी यात्रा शुरू करनी है, वहाँ पर हमको लेकर जाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से हमें आगे की यात्रा शुरू करनी है। यहाँ से हम सबसे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ से प्राइवेट टैक्सी करने के बाद आप अष्टपद भी जा सकते हैं। अष्टपद वो जगह है जहाँ कैलाश पर्वत का दक्षिण मुख नज़र आता है। दक्षिण मुख के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ से प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब हम अष्टपद के लिए यात्रा कर रहे हैं।
अष्टपद के दर्शन दोस्तों हम आपको अपनी अगली वीडियो में कराएंगे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ से लगभग दोस्तों 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा जहाँ से हमें अष्टपद के दर्शन होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अष्टपद के दर्शन के साथ। हर हर महादेव।